इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली आज हम दोबारा आए हैं अपना एक सेशन लेके, जो कि एज यूजुअल हमारा चल रहा है, कंटिन्यूटी हमारी बनी रही है। तो जो सेशन है हमारा हिंदू एनालिसिस का, आज 22 ऑफ जैन की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और सीधे अपने सेशन में आते हैं। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। सर न्यूज ज्यादा नहीं है आज। ठीक है, न्यूज तो बहुत होती है सर, इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट का सेशन ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है हमारा हिंदू एनालिसिस 22 ऑफ जैन का। मैं हूँ निशांत सोनाली, और जो भी मुझे फॉलो करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो जिससे कि ये वीडियो जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब सर पहली हमारी जो न्यूज है, ये हमारी जो है ये जो हिंदू एडिशन में जो हमारा वर्ल्ड न्यूज का जो पेपर आता है, जो सेक्शन आता है, उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, ये क्या है सर, गूगल और फ्रेंच ने जो है कॉपीराइट पेमेंट डील कर ली है। अब सुनने में तो जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं सर, सबसे पहले मैं इसका बताऊंगा आपको बैकग्राउंड। ये बेसिकली है क्या, ये डील क्या है, ये डील क्यों हो रही है और क्या इसका महत्व है। ठीक है, अब देखिए सर, बैकग्राउंड क्या है ना, जैसे इंडिया में होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका काम क्या होता है ये आप खुद पढ़ेंगे। वैसे ही क्या है, फ्रेंच में क्या होता है, फ्रेंच जो है, फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, उसने क्या कहा, उसने गूगल से कहा कि गूगल भाई, गूगल कंपनी से कहा, गूगल की कंपनी से कहा कि आप जो हमारी न्यूज दिखाते हैं ना, गूगल कंपनी से कहा कि जो आप हमारी न्यूज दिखाते हैं एंड जो उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसकी रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को सर समझ में आया, कितने को नहीं आया, ये बताइए पहले आप। कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। मैंने कहा फ्रेंच कंपटीशन, एक मिनट रुकिएगा सर, ये एक मिनट रुकिएगा, क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एक मिनट दीजिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है कि जो फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी है, ठीक है, जो फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी है, उसने गूगल से कहा भाई गूगल, जो आप हमारी न्यूज दिखाते हैं ना, जो आप हमारी न्यूज दिखाते हैं एंड जो उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसकी रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए। अब इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, आप एक मिनट दीजिएगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए मैं लिखता हूं गूगल, मैंने गूगल का सर्च इंजन खोला। ठीक है, चलिए सर, गूगल का खुल गया सर्च इंजन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं सर, मैं इसमें टाइप करता हूं न्यूज। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया इसमें, आज कोई इशू चला है, हमारी आज की न्यूज न्यूज क्या है, ये लिख लेते हैं, गूगल फ्रेंच प्रेस इंक, गूगल फ्रेंच प्रेस इंक कॉपी राइट। ठीक है, न्यूज, ये देखिए मैंने ये टाइप कर दिया गूगल में। अब गूगल में देखिए अलग अलग जो है साइट्स की न्यूज आ गई है। अब हम इसके लिए करते हैं, न्यूज में क्लिक करते हैं। यह बात कर रहा हूं गूगल की। अब देखिए बहुत सारी न्यूज आ गई है पर इसी को लेकर। अब हम कोई भी खोल लेते हैं सर, हिंदू दिख रहा है बार बार तो हम हिंदू खोल लेते हैं। चलिए हिंदू खोल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, ये खुल रहा है, हम हिंदू खोल लेते हैं। चलिए हमने हिंदू खोल लिया, हमने जो है हिंदू खोल लिया। एक मिनट दीजिएगा, ये हिंदू की पुरानी न्यूज है सर, एक मिनट दीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, एक मिनट दीजिए सर, थोड़ा सा डिले हो रहा है, मुझे एक मिनट दीजिए। इस सारी हिंदू की न्यूज है, कोई बात नहीं, हम ऑल कर लेते हैं, ऑल कर लेते हैं। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स खोल लेते हैं सर, इकोनॉमिक टाइम्स खोल लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा।
आई होप जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये आप कभी नहीं भूलेंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल से जो है ज्यादा समझते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा बेयर कीजिए सर, क्योंकि मजा आपको बहुत आने वाला है। आप प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। ओपन हो रहा है सर, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा बेयर कीजिए। इसमें भी एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, मेरा मेन मोटिव था एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इन द सेंस, जैसे हम कोई भी न्यूज खोलते हैं गूगल में, जैसे हम गूगल में कुछ भी खोलते हैं सर, ये तो आपको पता ही है, जैसे हम गूगल में कुछ भी खोलते हैं तो उसमें साइट से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं आता है सर कि, चलिए आगे ही बढ़ते हैं सर, ये भी नहीं खुल रहा है, एंड इट इज टेकिंग मोर टाइम। चलिए नहीं है, मैं आगे ही बढ़ता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए गूगल में हमने सर्च किया, ठीक है, मानिए गूगल में हमने सर्च किया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ ना सर, एक साइट खुली, हमने एक साइट खुली गूगल में, एक साइट खुली जिसमें न्यूज पेपर का जो है आर्टिकल दिख गया, ठीक है। हमने गूगल में कुछ सर्च किया, उसमें क्या हुआ, हम उसमें हमने कहा कि इस न्यूज के बारे में बताओ हमें, हमने गूगल में टाइप किया, एंड देन उसने हमें उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरफ जो है डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, इतना मानते हैं, ठीक है। आर्टिकल खुल गया, मान लेते हैं ये आर्टिकल हिंदू का है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सर, ठीक है, मान लेते हैं आर्टिकल हिंदू का है, गूगल इंजन के थ्रू जो है ये खुला है, ठीक है, हिंदू का है। अब सर पूरा वेब पेज है ना सर जिसमें आर्टिकल खुला हुआ है, आप देखेंगे सर इनके साइड में जो है ऐड आएगा, एडवर्टीजमेंट आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? आई गेस मैं आपको दिखा तो नहीं पाया, आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने गूगल में गया, मैंने कहा गूगल भाई मुझे कुछ बताइए इसके बारे में। अब ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप किया, वहां पर मानिए वो न्यूज जो है पेपर में भी आई होगी, अगर इंपॉर्टेंट होगी तो मानिए वो हिंदू पेपर को गूगल जो है वहां लिंक डालता है कि दिस 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 हिंदू, तो मैं उसमें क्लिक करता हूं, तो हिंदू पेपर का एक आर्टिकल मेरे सामने खुल जाता है, पूरा पेपर नहीं, हिंदू पेपर का सिर्फ वो स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो मेरे सामने खुल जाएगा, ठीक है। और पूरे वेब पेज जो है ना, जो पूरी स्क्रीन होगी उसमें हम साइड में क्या है, एड देख पाएंगे, उसमें साइड में क्या है सर, हम ऐड देख पाएंगे बहुत सारे। ऐड से क्या होगा ना, अब समझिए, अब जो ये फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी जो कह रहा है, ये कह रहा है गूगल न्यूज दिखाता है और जो उसमें एडवर्टीजमेंट देते हैं उसकी रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए। अब देखिए सर, अगर हम इसको छोड़ते हैं, अगर हम इस चीज को हटाते हैं अभी, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, अगर हम इस सिनेरियो को कंसिडर करते हैं तो समझिए इससे क्या हो रहा है, हिंदू के क्या हो रहे हैं, व्यूअर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं, और वेर इन गूगल को क्या हो रहा है सर, पैसा मिल रहा है। समझ है, अल्टीमेटली व्यू से क्या मिलता है, पैसा ही मिलता है। अल्टीमेटली अगर गूगल ये शो कर रहा है तो ये विन विन सिचुएशन है, क्यों है, क्योंकि हिंदू को क्या मिल रहे हैं, व्यू मिल रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली पैसा ही मिलता है। गूगल को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है एडवर्टीजमेंट से, समझ रहे। लेकिन समझिए सर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, गूगल बहुत ज्यादा पैसा छाप रहा है, वेर इन हिंदू क्या है, वो बिल्कुल पैसा नहीं छाप पा रहा, हिंदू या कोई और पेपर, तो उसके मुकाबले कुछ पैसा नहीं छाप रहा है। अब इन्होंने कह दिया है कि जो आप हमारे आर्टिकल को पब्लिश करते हैं प्लस जो आप एडवर्टीजमेंट देते हैं उस पूरे वेब पेज में या उस पूरे स्क्रीन में, जब हमारा आर्टिकल सामने पब्लिक दिखाते, जब हमारा आर्टिकल सामने जो है कस्टमर या व्यूअर जो है पढ़ रहा होता है और उस साइड साइड जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो उस पूरे की रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए, ऐसा फ्रेंच गवर्नमेंट ने गूगल से कहा था, और प्लस फ्रेंच कॉम्पिटिशन अथॉरिटी जो है इसने गूगल से ऐसा कहा था। आपको आई होप समझ में आया होगा अभी, ठीक है, ये हमारी पहली बात हो गई। सेकंड थिंग क्या है ना सर, सेकंड थिंग क्या है, स्पेन और जर्मनी, स्पेन एंड जर्मनी, ये जो है ना सर, ये पहले से ही कर चुके थे, स्पेन एंड जर्मनी ये पहले से ही गूगल से कह चुके थे कि हमें क्या दीजिए, हमें नेबरिंग राइट दीजिए। नेबरिंग राइट क्या होता है बताऊंगा, इसी को हम नेबरिंग राइट कहते हैं, वैसे समझाऊंगा मैं आखिरी में। इन्होंने कहा कि हमें भी आप टैक्स दीजिए, टैक्स किसमें, उसमें ही हमारे आर्टिकल्स में, जो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है प्लस जो वहां उसमें ऐड आ रहा है उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए। फेसबुक ने मना कर दिया सर, मना कर दिया तो ये कोर्ट में चले गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो वहां का कोर्ट होगा, हम एग्जांपल देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो जो वहां का हाईएस्ट कोर्ट होगा वहां चले गए। जब फेसबुक ने डिनाई किया तो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने फेसबुक से कहा आप पे करो, आप पे करो, कोर्ट ने कहा फेसबुक से कि यू पे, फेसबुक ने कहा, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा, हाँ, फेसबुक ने कहा नहीं मैं पे नहीं करूंगा,
इंस्टेड मैं क्या करूंगा, इंस्टेड मैं इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ही पब्लिश नहीं करूंगा। सिंपल है सर। आप कह इनकी सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कह रही है फेसबुक से, भैया आप रॉयल्टी दो उसे, जो उसका आर्टिकल आप पब्लिश करते हो प्लस उसमें जो ऐड आता है उसकी रॉयल्टी उसे मिलनी चाहिए। किसे? स्पेन है, जर्मनी की जो कंट्री है जिन्होंने केस किया था गूगल के ऊपर। गूगल ने कहा, ये एफबी क्यों कह रहा हूं सर मैं, गूगल, सॉरी, ये एफबी मुझे याद आ रहा है, रियली सॉरी, बोल मैं गूगल रहा हूं लेकिन मैं लिख एफबी रहा हूं। तो ये गूगल जो है, गूगल ने कहा नहीं हम नहीं देंगे, इंस्टेड हम ये करेंगे, हम उनके आर्टिकल पब्लिश ही नहीं करेंगे। अब समझिए सर, जो गूगल का सर्च इंजन है 91 से 95% मार्केट इसकी कैप्चर है। अब अगर कोई न्यूज़पेपर को ये पब्लिश नहीं करते हैं तो क्या होगा? रेवेन्यू लॉस होगा। किसे? गूगल को नहीं, पेपर को। समझ रहे हैं? तो एक तरह से क्या है, गूगल की मार्केट में क्या है, गूगल की मार्केट में मोनोपोली है। समझ रहे हैं? दो कंट्री ने कहा कि हमें टैक्स दो, जो आप ये कर रहे हैं। गूगल ने कहा नहीं भाई मैं नहीं दूंगा टैक्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वहां की जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने कहा नहीं टैक्स दो आप। लेकिन गूगल ने कहा क्या कहा, ठीक है हम मुद्दा ही हटाते हैं, हम इन आर्टिकल को पब्लिश नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ? गूगल को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसके बाद तो बहुत सारे न्यूज़पेपर है XYZ, वेल जो कंपनी है उसके पास क्या है सर? कोई ऑप्शन नहीं है कि गूगल के पास जो है सर्च इंजन है 91 से 95% की मोनोपोली किस पे है? गूगल पे है। तो लॉस किसे हुआ अल्टीमेटली? उन कंट्रीज को हुआ। ये तो हुई सर एक कहानी। अब क्या हुआ, मैं बात करता हूं नेबरिंग टैक्स क्या है। नेबरिंग टैक्स कुछ नहीं है सर, ठीक है, नेबरिंग टैक्स कुछ नहीं है, ये एक सर रोम कन्वेंशन था। ठीक है, रोम कन्वेंशन था। ठीक है, इसमें यही कहा था कि अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, मानिए कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ पेपर में, ठीक है, मैं हिंदू की बात करता हूं क्योंकि हिंदू आप पढ़ते हैं तो हिंदू आप समझते हैं। हिंदू में आर्टिकल पब्लिश होता है, मानिए हम बात करते हैं एडिटोरियल की, एडिटोरियल पब्लिश हो रहा है। अब एडिटोरियल तो लिखा, मानिए मैंने लिखा है, निशान ने लिखा है एडिटोरियल, पेपर किसका है? पेपर हिंदू का है, हिंदू पब्लिश कर रहा है, लिखा किसने? निशान ने। अब अगर फेसबुक इसको अपनी साइट में, सॉरी मैं फेसबुक क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि फेसबुक का इशू चल रहा है तो मेरे दिमाग में फेसबुक की याद है। तो जो गूगल जो है अगर इसे अपनी साइट में दिखाएगा तो क्या होगा? उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उसे रॉयल्टी किसे देनी पड़ेगी? एक तो हिंदू को और दूसरी निशान को जिसने आर्टिकल लिखा है। ये कौन कहता है? ये कहता है सर रोम कन्वेंशन। समझ में आया? रोम कन्वेंशन ही कहता है कि जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है, इन केस आर्टिकल किसी और ने पब्लिश किया है तो उसको जो है उसकी रॉयल्टी मिलेगी, प्लस हिंदू को भी जिसने आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसने लिखा है उसको तो मिलेगी रॉयल्टी जो निशान है, प्लस जिसने भी उसको पब्लिश किया है उसे भी रॉयल्टी मिलेगी ईच टाइम। समझ में आया? अब बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेपर जो है आर्टिकल उसके ही होते हैं या उनके ही लोग होते हैं, तो फिर रॉयल्टी जो है ये पूरा ही खा लेते हैं, ये एक ही सेक्शन हो जाता है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि रोम कन्वेंशन ने कहा था कि क्या होगा अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल जो है उसको रॉयल्टी मिलेगी, प्लस जो एडवर्टीजमेंट करा है उसका भी रॉयल्टी उसे मिलेगी। लेकिन फेसबुक जो है अभी तक डिनाई करता हुआ आ रहा है, और जो उससे मांगता है वो कहता है कि हम उसको दिखाएंगे ही नहीं अपने उसमें साइट में। इससे क्या होता है, सिंस गूगल का जो है मार्केट शेयर 91 से 95% का कैप्चर है, तो उससे क्या होगा? रेवेन्यू लॉस होगा। किसे? गूगल को ना, जो इंडिविजुअल पेपर है जिसे गूगल बैन कर रहा है उसे होगा रेवेन्यू लॉस। तो फाइनली ये न्यूज का हमने पूरा जो है A to Z जो है इन आउट बैकग्राउंड जो है पढ़ लिया है। अब न्यूज है गूगल फ्रेंच ने जो है प्रेस इंक कॉपीराइट पेमेंट डील, तो उन्होंने कॉपीराइट पेमेंट डील के बारे में जो है इन्होंने प्रेस किया है। ठीक है, इन्होंने जो है प्रेस किया है। अब ये देखिए, रिकॉर्ड साइंड विद द APIG अलायंस ऑफ फ्रेंच डेली इन्वॉल्व्स नेबरिंग राइट्स। नेबरिंग राइट्स क्या होते हैं? वही होते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया। नेबरिंग राइट्स क्या होते हैं? नेबरिंग राइट्स ये होते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया। आप याद रखिएगा नेबरिंग राइट्स एग्जैक्टली होता क्या है, समझ में आपको आना चाहिए। रोम कन्वेंशन में डिफाइन हुआ था और ये आपका कहता है नेबरिंग राइट। ठीक है, तो यही न्यूज बता रही है सर कि नेबरिंग राइट को जो लेके उन्होंने डील एक साइन की है। ठीक है, which call for payment for showing news content with internet searches, right? It said the agreement sets a framework for Google to negotiate individual license agreements with newspapers on the payment and give paper access to new news showcase program, which sees it pay publishers
फॉर सिलेक्शन ऑफ एनरिच कंटेंट। ठीक है, नॉर्मली डील साइन हो चुकी है। अब जब भी इसके बारे में नेक्स्ट जो है विस्तार में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्टली इस डील की जो क्लॉज है वो क्या है, तो मैं इस पर आपके लिए कुछ एक नया सा आर्टिकल ले आऊंगा। बाकी इसका बैकग्राउंड क्या है वो पता होना चाहिए, फ्रेंच कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ने क्या कहा था पता होना चाहिए, और अभी ये कहने पे जो है ये डील साइन हो गई है, इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। तो आई गेस ये न्यूज मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दी है सर, इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये न्यूज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, ये न्यूज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेराली वलन जो है आपके, जिनका हाथ था राजीव गांधी के एसेसिनेशन में, वो जो है वो क्या कर रहे हैं, रेमिशन मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं सर, वो रेमिशन मांग रहे हैं किससे, गवर्नर से। ठीक है, अब ये होता क्या है, पॉलिटिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो इसके बारे में बताऊंगा। बाकी इनकी एक कहानी सुन लीजिए सर। ये और कुछ लोग जो है वो आपस में मिले थे, किसके लिए, किसमें, एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, और इन सबको जो है 27 साल की जेल हो गई थी। 27 साल से जेल में ही है। अभी क्या कर रहे हैं, ये गवर्नर से जो है मांग रहे हैं क्या, रेमिशन मांग रहे हैं। इससे पहले भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो था रिकमेंड किया था गवर्नर को कि आप जो है इन सबको रिलीज कर दीजिए, ऑल द 7 कन्विक्ट्स को आप रिलीज कर दीजिए, लेकिन गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो अभी जो गवर्नर है उसे जो कॉल लेना है 3 से 4 दिन में लेना है कि इनको रेमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिछली बार गवर्नर ने उसको होल्ड करके रखा गया था, उसके बावजूद, किसके बावजूद, जबकि जो कैबिनेट थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी, उन्होंने गवर्नर से कहा था कि इनको रिलीज कर दीजिए, रिकमेंड किया था। एंड अंडरस्टैंड, गवर्नर को उनकी बात माननी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है तो सर मुद्दा हो गया, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा यह है गवर्नर की पावर क्या होती है, पार्डनिंग पावर्स। 161 आर्टिकल कहता है, 161 आर्टिकल है सर। ठीक है सर, आर्टिकल कौन सा है सर, आर्टिकल है 161। ठीक है, इस आर्टिकल में सर चार पांच पार्डनिंग पावर होती है। पहला होता है पार्डन करना। ठीक है, बताऊंगा क्या क्या होता है, इजी कर दूंगा सर आपके लिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा होता है कॉम्यूटेशन, दूसरा होता है कॉम्यूटेशन। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा होता है सर जी आपका रेमिशन, जो कि यहां पर मांग रहे हैं। तीसरा होता है रेमिशन। चौथा होता है सर आपका रिस्पाइट। ठीक है, और पांचवा होता है रिलीफ। प्रेसिडेंट के, ये जो होता है गवर्नर, और प्रेसिडेंट के केस में कौन सा आर्टिकल होता है, 71 या 72, आई एम नॉट टू श्योर, बट चेक कर लीजिएगा। 71 या 72 में से एक होता है, बट आई एम पुटिंग माई मनी ऑन 72। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। 71 शायद डिस्प्यूट का होता है, 72 का शायद होता है, बट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यह है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है। पार्डन में क्या होता है ना सर, पार्डन में गवर्नर जो है किसी की भी सजा को पूरी की पूरी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। बस शर्त यह है कि उसको फांसी नहीं हुई हो। फांसी के एक्सेप्शन के अलावा कोई भी सजा को गवर्नर जो है नल एंड वॉइड कर सकता है। आई गेस पार्डन का मतलब समझ में आ गया। पार्डन कुछ नहीं है, गवर्नर किसी की भी सजा को जो है पूरी की पूरी माफी कर सकता है, लेकिन फांसी के अलावा। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या है सर, जैसे मानिए किसी को मिला है एक रिग्रेस पनिशमेंट है, उसे लाइट में कर देगा। कोई रिग्रेस पनिशमेंट है उसे लाइट में कर देगा, मतलब पनिशमेंट जो बहुत खतरनाक मिल रहा है। ठीक है, पनिशमेंट मान लीजिए मौत की सजा मिली हुई है, पनिशमेंट मान लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। तो है पनिशमेंट मान लेते हैं सर आपका, मानिए कम्यूटेशन में क्या है, पनिशमेंट मान लीजिए डेथ मिली हुई है, फांसी की सजा मिली हुई है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसको लाइट कर सकता है, मतलब या तो कह देगा कि आप लाइफ इंप्रिजमेंट हो जाओ, इंप्रिजनमेंट दे देगा, या 10 साल की सजा दे देगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सजा का फॉर्म जो है उसे लाइट कर देगा। इतना समझ में आया सर आपको, आई होप समझ में आ रहा है सर। तो कम्यूटेशन और पार्डन आपको समझ में आ गया। पार्डन मतलब सजा को पूरी माफ कर सकता है मौत की सजा के अलावा। कम्यूटेशन मतलब क्या है, एक भयंकर सजा को हल्की सजा में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ को कर सकता है किसमें, 10 साल में। समझ रहे, रेमिशन क्या है ना, सिर्फ सेंटेंस कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का है 2 साल कर देगा, और यही इस केस में क्या है, इनको जो है सजा मिली है और ये कह रहा है कि हमें रेमिशन दे दीजिए, मतलब हमारे जो सेंटेंस जो है उसे कम कर दीजिए।
सजा का क्वांटम तो वही रहेगा, लेकिन कह रहा है कि जो उसके ईयर्स हैं वो कम कर दीजिए। इस केस में क्या है सर, रेमिशन मांग रहा है। चौथा क्या है सर, रिस्पाइट। रिस्पाइट मींस क्या होता है ना सर, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें हम सजा जो है कम कर सकते हैं गवर्नर। वो कौन से होते हैं, जब जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, या एज सच कोई और डिसेबल्ड पर्सन होता है, इन केस में हम उनको रिस्पाइट कर सकते हैं। पांचवा क्या है सर, रिप्रीव। रिप्रीव क्या है, गवर्नर स्टे लगा देगा किसमें, उसके एग्जीक्यूशन में। मतलब उसको अगर फांसी देने वाले होंगे उसमें स्टे लगा देगा। उसमें स्टे क्यों लगाएगा, जिससे कि वो अपील कर सके इन पांचों में। आई गेस समझ में आया है। एक बार दोबारा आपसे बोलता हूं सर, पहला हमने पढ़ा पार्डन, मतलब किसी की भी सजा को जो है पूरी की पूरी माफी कर सकता है, नल एंड वॉइड करार कर सकता है गवर्नर, अगर, लेकिन फांसी के अलावा। सेकंड है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में सर क्या है, डेथ को वो या किसी भी एक रेगुलर पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है सर, सेंटेंस कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 साल की है 2 साल की कर देगा, 50 साल की है 25 साल की कर देगा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और इसी केस में क्या है, ये आपका रेमिशन मांग रहा है कौन, पेरारीवल, जो कि वन ऑफ द कन्विक्ट्स है किसमें, एसोसिनेशन ऑफ ऑनरेबल राजीव गांधी, ठीक है। तीसरा है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या है, कभी ऐसी अनड्यू सर्कमस्टेंसेस होती है, जैसे कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है, इसके हाथ पांव में कोई दिक्कत है, प्लस कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको जो है रिस्पाइट दे सकते हैं, सजा उनकी कम कर सकते हैं। और रिप्रीव में क्या है सर, मानिए किसी को फांसी होने वाली है तो गवर्नर उसकी फांसी में स्टे लगा देगा, इसलिए कि वो इन चारों में कहीं भी अप्लाई कर सके। या तो कम्यूटेशन में अप्लाई कर देगा, वो रेमिशन में कर देगा, लेकिन उसके लिए जो मोस्ट फेवरेबल रहेगा वो रहेगा कम्यूटेशन। अगर उसको फांसी होने वाली थी तो उसको कम करवा सकता है, यहां पर स्टे लेके। समझ रहे हैं। तो ये आर्टिकल 161 जो है गवर्नर के लिए कहता है, और ये न्यूज भी स्पेसिफिकली गवर्नर के लिए है। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है वो 72 होता है सर, मैंने कंफर्म कर लिया, वो 72 होता है। सब कुछ सेम होता है, बस प्रेसिडेंट में एक अंतर होता है। जैसे फांसी की सजा को जो है पार्डन नहीं कर सकता कौन, गवर्नर, लेकिन फांसी को पार्डन कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। दूसरा, कोर्ट मार्शल से, जो आर्मी या कोर्ट मार्शल होता है, उसका कोई भी फैसला होता है तो उसमें ये अपनी पावर जो है अप्लाई कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, वेयरएज ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 2-3 अंतर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी ये टॉपिक पॉलिटी में इतना ही है, इससे ऊपर ये नहीं है। तो आई गेस आपका जो पार्डनिंग पावर से आर्टिकल 161 फॉर द गवर्नर एंड 72 फॉर द प्रेसिडेंट, ये आपका सर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देखिए हम खबर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिस खबर का जिस टॉपिक से रिलेवेंसी है या जिस टॉपिक से वो अटैच कर रहा है, हम उस टॉपिक के डीप में कुछ जाएंगे, और वही हमने यहाँ पर किया सर। समझ रहे, ये न्यूज उतनी काम की नहीं है, आप न्यूज को पकड़िए, ये न्यूज हमारे लिए उतनी काम की नहीं है। काम की क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एज वेल एज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए 2 न्यूज हमने कवर कर ली है सर, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है सर, ये मैं आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आई गेस जो मुझे फॉलो कर रहा है वो अपनी इस न्यूज का इन एंड आउट भी जानता होगा कि कैसे कैसे क्या चल रहा है सर। 6 एयरपोर्ट थे सर जो अदानी एंटरप्राइज को दिए गए थे, 6 एयरपोर्ट थे जो अदानी एंटरप्राइज को दिए गए थे, ठीक है। उनके नाम आपको याद है किसी को, उनमें से एक एयरपोर्ट को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा था, वो कौन सा था, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इस एयरपोर्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है किसके बीच में, सेंटर और केरला गवर्नमेंट के बीच में। समझ रहे हैं, तो ये डिस्प्यूट मैंने परसों की क्लास में पूरा का पूरा समझाया है, आप जाके वहां रेफर कीजिएगा सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, क्योंकि समझिए हर दिन मैं हर रोज ये खबर देख रहा हूं। परसों खबर आई थी डिस्प्यूट के बारे में, वो मैंने आपको पूरा समझाया। उसके बाद कल सीएम, केरला के सीएम का एक बयान आया कि जबकि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बावजूद भी जो सेंटर जो है वो आगे बढ़ रहा है फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट विद दी अदानी एंटरप्राइजेस। तो ये गलत है, सिंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वेट तो करना चाहिए। अब आज देखिए फिर एक और न्यूज आई है, तो कहीं ना कहीं हर दिन की न्यूज जो है सर इंटरकनेक्टेड रहती है। तो अब मैं आपको रेफर करूंगा मेरा हिंदू एनालिसिस 20th का, तो उसमें चेक कीजिए पूरा जो है आपका ये कंट्रोवर्सी जो 6 एयरपोर्ट अदानी एंटरप्राइजेस को दिए गए हैं, इसके लिए पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक लाइन आपको बोल दूंगा, गवर्नमेंट डिफेंड कर रहा है डिसीजन दैट लेड टू अदानी बैगिंग 6 एयरपोर्ट। समझिए सर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम एयरपोर्ट देते हैं तो इससे क्या हो रहा है, इंफ्रा, ठीक है, प्लस फैसिलिटीज,
इंप्रूव हो रही है, और प्लस जो इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने देखा है पिछले कुछ सालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम एयरपोर्ट दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एयरपोर्ट में इंफ्रा अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए फैसिलिटीज अच्छी हो रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें एक्सपर्टाइज भी आता है, नया नया दिमाग आता है। कि गवर्नमेंट की दिमाग, जो गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो एक मोनोटोनस अप्रोच है गवर्नमेंट की, वो कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते सर। और ये मैं एग्री, मैं अपने इंडिविजुअल पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि आप सरकारी दफ्तरों में जाइए सर, वहां की आप हालत देखिए, और वहीं एज एन लाइक आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाइए या किसी भी कंपनी में जाइए, छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनी में जाइए, वहां की हालत देखिए सर, यू कम टू नो द स्टैंडर्ड, राइट? तो ये मेरा एक इंडिविजुअल पॉइंट है। तो यही वजह समझिए, एक प्राइवेट जो एयरपोर्ट है उसमें इंफ्रा अच्छा होगा सर, दिखने का बहुत अच्छा होगा, फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, और उससे क्या होगा, हमारे अथॉरिटी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी का एटलीस्ट जो है 14% शेयर होना चाहिए, किसमें, प्राइवेट एयरपोर्ट्स में। अब मैं ऐसे एग्जांपल दूं सर आपको, प्राइवेट एयरपोर्ट, एक प्राइवेट एयरपोर्ट है सर केरला, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है केरला का सर। whenever you will be visiting Kerala, just go through the airport once sir, you will come to know कि प्राइवेट एयरपोर्ट्स में कैसा कैसा होता है सर। इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, आई कैन एक्सप्रेस कि वो कितना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है सर, राइट? क्योंकि इसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी आता है आपका सर, जो वहाँ के कॉमन फेस्टिवल्स जो है, लोकल फेस्टिवल्स जो है, उनके भी वहां पर जो है ऐसा लाइक कार्टोग्राफी की गई है। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिएगा, कभी जाते हैं वहां पर केरला में, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं केरला के बारे में। तो कहीं ना कहीं मोटिव मेरा ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, और हमारा जो इंफ्रा है, एक्सपर्टीज भी आती है, तो एक स्मूथ वर्किंग हो जाती है, ठीक है, एयरपोर्ट की, प्लस डेवलपमेंट भी होता है। और जैसा कि हमने देखा है दिल्ली एयरपोर्ट में, देखा है सर हमने ऐसे बहुत, जिसमें जीबी के जो है आपके, जीबी के जो है आपकी, जिसने बिल्ड किया था एक टर्मिनल, तो कहीं ना कहीं उससे जो है एयरपोर्ट में सुधार ही आता है। समझ रहे हैं? उससे क्या होता है, एयरपोर्ट में सुधार आता है। और जैसा कि आप समझते हैं, कोई भी फॉरनर अगर इंडिया आता है तो वो एयरपोर्ट के थ्रू ही आता है। हार्डली 1 to 2% जो लोग हैं वो शिप के थ्रू आते हैं, बाकी एयरपोर्ट के थ्रू ही आते हैं। और जो मैं एक सिंपल शॉर्ट में कहूं, एयरपोर्ट इज एज एन लाइक द फेस ऑफ द कंट्री। आप कह सकते हैं एयरपोर्ट फेस है, क्योंकि जो फॉरनर, जो बाहर से विदेशी आ रहा है, उसका पहला कदम हमारे एयरपोर्ट में ही रखते हैं, और वही हमारा एक फेस है। अगर वहीं से उसने एक बड़ी ही, कह सकते हैं, बड़ी अजीब सी इमेज बना ली हमारे देश के लिए, तो इट विल नॉट बी गुड, राइट? भले अंडरस्टैंड कितने अच्छे हैं, ठीक है, तो हमें एक जो हमारा प्राइमा फेसिया है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई टोटली डिफेंड कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं इसके साथ, मतलब मुझे इंडिविजुअली अच्छा लगता है। और बात रही अदानी की, अदानी को 6 क्यों मिले हैं, तो सर इसकी प्रॉपर बिडिंग हुई थी, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे क्या है, ये देखिए कि ये न्यूज ये भी है, ये भी हमने बहुत दिनों से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, शायद आप लोग भी कर रहे हैं, जो मेरे साथ भरे हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऑफिशियल ऑफ द एफबी ट्विटर डिस्पोज, सॉरी, डिपोज बिफोर हाउस कमेटी। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिनको हेड कौन करते हैं, हमारे शशि थरूर जी करते हैं, जो बेसिकली एमपी कहां से है, केरला से है, ठीक है। अब इसमें क्या माना सर, आपके फेसबुक से आए लोग, ठीक है, आपके ट्विटर से लोग आए, आपके व्हाट्सएप से लोग आए, इनसे पूछा गया कि जो आपकी नई प्राइवेट पॉलिसी है उसमें क्या है। तो कहीं ना कहीं सर इनके इंडिविजुअल व्यूज थे, इन्होंने कहा नहीं, प्राइवेसी जो है हमारी वैसी है, कहीं ना कहीं जो है कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन उससे क्या है, जो आपकी चैट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एज एन लाइक ये सबमिशन था किसके सामने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको हेड करते हैं कौन, शशि थरूर जी, अब उसको हेड करते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, हमारे पास कितनी स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास कितनी है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं 24, 28, 30, 35। आप बताइए कितनी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास? क्या 24 है? क्या मैं सही हूं? चेक कीजिएगा, चलिए, ठीक है। तो यही है सर, ठीक है, यही यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ, जिसको पढ़ना, जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, एक मिनट दीजिएगा, इसमें ये कहा गया है, एक मिनट दीजिए सर, ये हाइलाइटर क्यों नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है।
clarified that it has not functionally changed the private policy. उन्होंने clarify किया है. Official of Facebook and Twitter disposed before the committee on the subject of safeguarding citizens' right and prevention of misuse of social online news media platform. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has recently written to Will Cart, global CEO of the WhatsApp, to withdraw the proposed change to the policy of the Facebook. ये कल भी हमने पढ़ा कि इंडिया ने जो है व्हाट्सएप से कहा है कि अपनी प्राइवेट पॉलिसी जो पॉलिसी लेके आए हैं, जिसको राइट टू प्राइवेसी का हमें लग रहा है जिससे हमारा हनन हो रहा है, उसको वापस लीजिए सर. और सर देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, ये आर्टिकल पढ़ने में मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है सर? मेरा इंटरेस्ट वहां भागा हुआ है जहां गवर्नमेंट ने कहा किससे, व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप जो कि ओन्ड है, सब्सिडियरी ऑफ फेसबुक आप कह सकते हैं, कि अपनी जो प्राइवेट जो आप ये नई पॉलिसी जो आ रही है, जो प्राइवेसी पॉलिसी जो आप नई लेके आ रहे हैं, इसको आप हटाइए. इससे जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है. और ये भी कहा कि यूरोप में, आई गेस मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है सर, जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप में जो आपकी जो यूरोप से लोगों से आप हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यूरोप के लोगों से आप हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. इसका सिंपल मतलब ये है, यही कहा गया था कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए. अब समझिए सर, इस न्यूज को जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा, वो मैंने ये समझा, हम लोग फेसबुक से कह रहे हैं, व्हाट्सएप से कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को रिवर्स कीजिए. क्या हमारे पास कोई डेटा प्राइवेसी लॉ है? ऐसा कोई कानून है सर हमारे पास? जो लोग इसके थ्रू जुड़े हुए हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्या वो बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई प्राइवेसी का कानून है? लेट मी टेल यू फोक्स, हमारे पास कोई भी प्राइवेसी का कानून नहीं है. एक बिल है जो अभी भी पेंडिंग है, कानून अभी तक नहीं है. वेरएज यूरोप में डेटा प्राइवेसी को लेके कानून है. उस कानून का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे. उस कानून मैं आपको बता चुका हूं सर परसों की क्लास में. उस कानून के दौरान क्या है, उस कानून में यह है कि यूएस के लोगों के कंसेंट के बिना अगर उनका डेटा या उनकी प्राइवेसी को किसी और कंपनी को दिया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव वो कंपनी जो है, वो कंपनी जो जिसको डेटा दिया जा रहा है वो उसकी पेरेंट कंपनी हो, कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन डेटा उनका किसी भी कंपनी को नहीं जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव जिस कंपनी को डेटा दे रही है, चाहे वो उसकी पेरेंट कंपनी क्यों ना हो. समझ में आ रहा है? और अगर डेटा देते हैं तो दे आर अंडर दी लीगल, वो लीगल पे जो कहते हैं कि लीगल एक्शंस, दे अंडर द लीगल एक्शंस, उसके अंदर वो लीगल एक्शन के जो है उसके घेराव में आ सकते हैं, प्लस उन पे पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है या कुछ सैंक्शंस भी लग सकते हैं. वेयर इंडिया में क्या है कि वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि अपनी प्राइवेसी को पॉलिसी को रिवर्स कीजिए. तो मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यह है, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग हमें एक अच्छा, हाँ रिक्वेस्ट कीजिए, दिस टाइम अराउंड हमें प्राइवेसी को सेव करना चाहिए, बट वेरी लाइक हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉ चाहिए सर, एक प्राइवेसी बिल चाहिए, प्राइवेसी एक्ट चाहिए, जिससे कि हम भी हमारी प्राइवेसी को भी, प्राइवेसी को जो है हम लोग क्या कर सके, सेव कर सके. और समझिए सर, मैंने पहले भी कहा है, एक व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, तो बेसिकली डेटा जो है बिजनेस अकाउंट का सेव हो रहा है, शेयर होगा किसके साथ, एफबी के साथ शेयर होगा. ये कुछ नहीं है सर, ये फेसबुक का सिर्फ मोनेटाइज पॉइंट ऑफ व्यू से है. अगर मैं इसको एक बड़े एस्पेक्ट में देखूं तो फेसबुक जो है, जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का डेटा जो है वो शेयर कर रहा है व्हाट्सएप किसके साथ में, फेसबुक के साथ में. कौन से अकाउंट का? व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का, जो कि इंडिया के लोग जो है इतने फेमिलियर नहीं है, उस अकाउंट का डेटा इसलिए शेयर कर रहा है जस्ट फॉर मोनेटाइज पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि वो लोगों की पसंद या नापसंद जान सके, रेगुलर बेसिस में वो शॉपिंग में क्या कर रहे हैं वो जान सके, एंड देन अकॉर्डिंगली उनके फेसबुक अकाउंट में उसी चीज का ऐड दे. आई गेस माई पॉइंट इज क्लियर. इससे आगे अगर इसके बारे में समझना है सर, तो आपको मेरे पहले हिंदू के लेक्चर जो है वो देखने पड़ेंगे. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, क्योंकि मुझे लगता है इस न्यूज में ऐसा कुछ था नहीं. ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है सर. अब चाइना ने पहले तो हमारे नॉर्थन बॉर्डर में, चाइना ने पहले हमारे इस साइड के बॉर्डर में, यहां पर सर पिछले कह सकते हैं अराउंड 8 मंथ से जो है डेडलॉक है, डेडलॉक लगा हुआ है. ठीक है, फेस टू फेस है, ठीक है, और द थिंग्स आर नॉट रियली गुड और नॉट इट इज लुकिंग गुड, राइट. ना वो अच्छी लग रही है, ना वो अच्छी है. बहुत राउंड्स की टॉक हो चुकी है सर, इनफैक्ट तो मुझे भी काउंटिंग नहीं पता कितने राउंड की टॉक्स हो चुकी है, जनरल लेवल टॉक्स, ऑप्स कमांडर लेवल टॉक्स, बट कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा है. ठीक है, बहुत सारे इसमें सर मुद्दे हैं, गलवान वैली है सर आपका, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उनका मैप अब आपका स्ट्रांग होना चाहिए. लेकिन अभी करंट न्यूज क्या है, चाइना डिफेंड न्यू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश.
पहले चाइना अरुणाचल का बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो चेक कर लेते हैं। यहां देखिए आप, ये भूटान है आपका, तो यहां से अरुणाचल शुरू होता है और यहां पर आके खत्म होता है, जो एक बैंड है। तो ये जो है अरुणाचल है, और ये पूरा का पूरा जो है, पर ये अरुणाचल प्रदेश जो है लार्जली क्लेम बाय चाइना। चाइना मानता ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश है, वो अरुणाचल को चाइना जो है अरुणाचल को कहता है क्या, साउथ तिब्बत। चाइना अरुणाचल को कहता है साउथ तिब्बत, और आज तक चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को एक ऑटोनॉमस कह सकते हैं इंडिया का भाग मानता ही नहीं है। और जो ये लाइन है आपकी मैकमोहन लाइन, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को हटाती है या डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं मैकमोहन बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो कैसे मैप आपको क्लियर है सर? ये देख लीजिए, मैप आपको क्लियर है शायद। ये लाइन है जो कि मैकमोहन डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इसका, इंडिया और तिब्बत का, या सो कॉल्ड इंडिया एंड चाइना का, क्योंकि तिब्बत जो है ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है चाइना ने। तो इंडिया प्लस तिब्बत का ये बॉर्डर है, या इंडिया एंड सो कॉल्ड चाइना का ये बॉर्डर है। और चाइना जो है अरुणाचल को मानता ही नहीं है, और वो बोलता है कि अरुणाचल जो है साउथर्न तिब्बत है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब एक और मैप देखिए सर, अब दूसरा मैप देखिए सर। मैकमोहन लाइन क्या है सर? ये मैकमोहन लाइन सर कुछ नहीं है, देखिए अभी यहां पर मैं नहीं आ रहा हूं, अभी मुद्दा हमारा यहां पर है। मैकमोहन लाइन क्या है सर? मैकमोहन लाइन इज द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हिच सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, जैसा कि हमने कहा। It was named after Sir Henry McMahon, then Foreign Secretary of British India, who negotiated agreement between the Great Britain and Tibet at the Simla Accord in 1914। समझिए, जो ये लाइन खींची गई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? ग्रेट ब्रिटेन प्लस तिब्बत के बीच में। बट चाइना इसे यूनिलैटरली जो है मानता ही नहीं है, और कहता है कि तिब्बत उस टाइम सोवरेन नहीं था, और उसके पास इतनी मतलब अथॉरिटी भी नहीं थी कि वो ट्रीटी को कंक्लूड कर पाए। ठीक है, और एक एक्सटेंड कहां से होती है? 890 किलोमीटर फ्रॉम भूटान इन दी वेस्ट टू 260 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। मेन मुद्दा ये है सर, मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन जो लाइन ये ट्रीटी साइन हुई थी किसके बीच में? ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस तिब्बत 1914 में, यहां पर सिमला अकॉर्ड में। क्वेश्चन आपके पीटी में आ सकता है, क्योंकि अभी ये न्यूज में है। ठीक है, पहला तो सर ये हो गया, 1914 में ट्रीटी साइन हुई थी जिसे हम कहते हैं सिमला अकॉर्ड, और इसके बीच में ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस प्लस तिब्बत के बीच में। ठीक है, चाइना इसे यूनिलैटरली नहीं मानता, बोलता है उस टाइम तिब्बत जो था सॉवरेन नहीं था, इट वाज इनकेपेबल ऑफ मतलब कंक्लूडिंग ट्रीटीज। ठीक है, चाइना इसको यूनिलैटरली मानता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है सर? अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्यूट क्या है सर? डिस्प्यूट क्या आया है? जो आप ये देख रहे हैं ना, अपर सियांग, जो आप ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं, ये इस साइड में जो है चाइना ने अपने विलेज जो है बिल्डअप करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर जब वॉर हुई थी हमारी चाइना से, तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर जो है एक पॉइंट के बाद यहाँ पर पेट्रोलिंग भी नहीं करते हैं सर। ठीक है, अब क्या है? अब देखिए डायरेक्ट इशू देखिए क्या आया है। इशू ये आया है, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शारी शू, द विलेज इन क्वेश्चन लाइज in the upper Subansiri district, an area which has been long disputed by India and China, and had been marked by armed conflict। ये जो एरिया है इसका ऊपर का, ये क्या है ना सर, इंडिया यहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं करता है। समझिए, ये कॉन्फ्लिक्ट का इलाका था, जब हमारी चाइना से वॉर हुई थी उस टाइम यहाँ पर भी चाइना ने इसके थ्रू भी यहाँ पर भी अटैक किया था। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इलाका है और हम यहाँ पेट्रोल भी नहीं करते। इसका फायदा उठा के चाइना ने क्या किया है, यहाँ पर जो है अपनी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया है। और इसकी एक इमेज भी सर मेरे पास थी, अब एक मिनट रुकिएगा, मैंने एक गूगल इमेज जो है इसकी डाउनलोड की थी, एक मिनट दीजिएगा। एक गूगल इमेज भी आई सर, ये देखिए सर, आप एक गूगल इमेज देखिए, आप भी जान के हैरान हो जाएंगे कि पिछले एक साल में इस तरफ चाइना ने कितना सर कह सकते हैं कि बिल्डअप कर दिया है सर। तो समझिए सर, कहीं ना कहीं चाइना जो है डिक्टेटर की जो अप्रोच है वो आगे ला रहा है सर, राइट। चाइना जो है बेसिकली जमीन के पीछे भाग रहा है, और ये हम देख भी जा रहे हैं सर, हम देख भी रहे हैं सर। और इंडिया की जो पॉलिसी है, हम जिस सब चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से नेगोशिएशन ही कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सोवरेन है। ठीक है भाई, देख लीजिए आप, देखिए अगस्त का देखिए बिल्डअप आप 2019 का, और नवंबर का देखिए सर, पूरे बिल्डिंग और पूरे विलेज बन चुके हैं सर, समझ रहे हैं।
कहीं ना कहीं चाइना अपनी डोमिनेंस जो है यहाँ भी निकाल रहा है, तो हमें सर इनको काउंटर करना पड़ेगा सर, हमें इनको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपकी न्यूज थी सर, यही आपकी बेसिकली न्यूज थी। ठीक है, न्यूज यही थी आपकी। न्यूज कहाँ गई आपकी? मेन तो न्यूज हमने देखी नहीं। न्यूज आपकी ये थी कि चाइना डिफेंड न्यू विलेज, और चाइना खुद ही कह रहा है कि हाँ हमने बनाया है, वहां हमने एक नया विलेज बनाया है, क्योंकि हम अरुणाचल को पार्ट मानते ही नहीं है। और अगर हम वहां कोई विलेज बनाते हैं उसकी टेरिटरी में, तो वो उससे इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ये एक तरह से कहते हैं अड़ियल अप्रोच है चाइना की, और इंडिया को सर कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि सर मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना जानकार हूँ डिफेंस के बारे में, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तो मेरी इंडिविजुअल सोच कहती है सर, एज एन इंडियन बताऊं मैं आपको, मुझे गुस्सा आ रहा है, और आपको भी आना चाहिए सर। सिंस पता ही ये पहले लद्दाख में हुआ, वहां पर हमने सिचुएशन को जो है बड़ा पोलाइटली से हमने हैंडल किया है, 8 महीने हो गए उसको हैंडल कर रहे हैं, और चाइना की अभी एक और जो है एक तरफा जो है क्लेम अरुणाचल पे वो करना शुरू कर दिया है उसने, और दिन दूर नहीं है सर कि यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। इंडिया को 2 फ्रंट वॉर नहीं सर, फिर हम कहेंगे इंडिया को 3 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, इधर पाकिस्तान से, इधर चाइना के नॉर्थ जो नॉर्थ में है, चाइना से नॉर्थ वेस्ट से, और इधर हमारे ईस्ट से। समझ रहे हैं? तो सर कहीं ना कहीं चलिए सर इस बारे में कभी और बात करेंगे सर, क्योंकि अगर मैं बोलने में आया इस बारे में तो इट विल टेक मी वाइल टू स्पीक, या मैं मुझे बहुत समय लग जाएगा बोलते हुए, तो अभी मैं इस टॉपिक में नहीं आ रहा हूँ। और एज एन इंडियन सर मुझे गुस्सा आ रहा है, और आपको भी आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में कोई भी कदम हमारे जो है डिप्लोमेटिक जो है कोई भी कदम हम उठाएं, हमें कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना होगा, चाहे उसके लिए हमें यूएसए के साथ अलायंस बनानी पड़े, और उसको हमको खुल के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय एक ही पावर है इस दुनिया में जो चाइना को ढंग से काउंटर कर सकता है, एंड वो है यूएसए। तो मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हमें खुल के यूएसए का सपोर्ट करना चाहिए, और यूएसए जो कहा था कि मुझे हमारे आपके मैटर में मैं एक इंटरलॉक्यूटर का काम कर सकता हूं, या क्या कहते हैं हिंदी में मध्यस्थता कर सकता हूं, तो हमें यूएस को अलाउ करना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है सर, क्योंकि यूएस को देख के कहीं ना कहीं चाइना जो है अपने कदम को पीछे ले सकता है, क्योंकि अभी तो इंडिया की जो है पावर को देख के ऐसा कुछ होता देख नहीं रहा है सर। पहले लद्दाख की बारी थी, अब बारी आ रही है अरुणाचल की सर, ये आप भी देख रहे हैं सर। तो बाकी सर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मैं एग्री करता हूं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर ये है। चलिए, और एज एन इंडियन नेचुरली मुझे गुस्सा भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम डिफेंस इंपोर्ट्स इनएविटेबल, सम डिफेंस इंपोर्ट इनएविटेबल मतलब जरूरी है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? हमारे आर्मी के जनरल कह रहे हैं, मिस्टर मनोज नारावाने साहब जो है ये ऐसा कह रहे हैं। सर क्यों कह रहे हैं सर? सबसे पहले हम कुछ पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आपको पता है सर, हमने एक डिफेंस एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें हमने कहा था कि हम 1,75,000 के जो है इंडिजीनियस जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमने कहा था, जिसमें से हमने कहा था हम 35 करोड़ जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। इतना क्लियर है सर? इतना समझ में आ गया आपको? हमने 1,75,000 करोड़ का कहा था कि हम इतना जो है इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे, और 35 करोड़ जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं इस आर्टिकल को सम अप कर देता हूं आपके लिए, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कि सर वी कांट अफोर्ड टू हैव ऑपरेशनल वॉइड्स व्हेन एनिमी इज एट आवर गेट्स। बेसिकली ठीक है सर, देखिए वही आर्टिकल को यहां पर छोड़िए, एनिमी हमारे गेट में खड़ा हुआ है। एनिमी कौन सा? चाइना। कहां खड़ा है? लद्दाख में खड़ा है। कहां खड़ा है? अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है। वहां से कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है। सर एनिमी तो हमारे गेट में खड़ा है, फर्क यह है कि हम गेट बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हम गेट खोलें तो हमें हमारा एनिमी सामने ही दिखेगा सर। हम राउंड ऑफ टॉक्स करते जा रहे हैं, 16 राउंड ऑफ टॉक्स हो गई है हमारे बीच में, कॉप्स कमांडर के बीच में, लेकिन सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है सर हमें। तो समझिए कहीं ना कहीं हम लोग को जो है, हाँ ठीक है, हम इंडिजिनियसली डिफेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं बनाएंगे, और एक आर्मी का मोरल भी बूस्ट होता है जब आर्मी जो है वॉर में जीतती है उन हथियारों का यूज करके जो उसने अपने घर में बनाए हैं। घरेलू हथियारों का यूज करके अगर कोई आदमी वॉर जीतती है, आर्मी वॉर जीतती है, तो उससे आर्मी का प्लस लोगों का मोरल बूस्ट होता है, और वो फर्दर उस चीज में काम भी करते हैं उस सेक्टर में। लेकिन क्या है ना सर, अभी इंडिया इज वेरी नोविक। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, हाँ इंडिया एक हद तक अभी बहुत पोटेंशियल ला चुका है, लेकिन हमें ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार चाहिए जो हमारे पास होने चाहिए।
हम ऑपरेशनल गैप हमारे बीच में नहीं रख सकते। हाँ, हम हमारे जो प्रोडक्ट जो हमारे ये चल रहे हैं, हमारी जो पॉलिसीज चल रही हैं या हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमें उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करना चाहिए। लेकिन उसके अपार्ट हमें कहीं कहीं से भी डिलाई या कहते हैं कांट अफोर्ड टू हैव ऑपरेशनल वॉइड्स व्हेन एनिमी इज एट आवर गेट्स। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डिफेंस के इंपोर्ट जो है वो करने जरूरी है। चाहे आप कह सकते हैं आधुनिक हथियार, चाहे आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जिससे कि हम वॉर में एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके अपार्ट इसका मतलब ये नहीं है हम कहीं ना इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमें इंडिजीनियसली डेवलप नहीं करना चाहिए। हमें इंडिजीनियसली डेवलप भी करना चाहिए और वो हमारी प्रायोरिटी भी होना चाहिए। बट समझिए सर, सिंस ये अभी हमने शुरू किया है, अभी नए हमने प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, तो इट विल टेक अस सम टाइम। ठीक है, तब तक के लिए जो हथियार इंपॉर्टेंट है वॉरफेयर के लिए, हमें अगर उनकी कमी है आर्मी में तो हमें कहीं ना कहीं से उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन और सेड बाय जनरल मनोज नरावाने। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मेंस में अगर कोट करना हो तो आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है सर, पता नहीं, मेरे भी समझ में तक नहीं आता। एक मिनट, ये सर, हाँ, जो अगली न्यूज थी सर, मैं वो जब तक खुल रहा है तब तक बताता हूँ मैं आपको। जो अगली न्यूज क्या थी, अगली न्यूज थी कोविन का जो प्लेटफॉर्म है उसको अपग्रेड किया गया है। कल जिसने मेरे साथ बना हुआ था, जिसने एक न्यूज देखी थी मेरे साथ, तो कल केला ने ये कहा था कि यार हमारे वहां जो वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो कम इसलिए हो रहा है, ये जो कोविड आपने जो एप्लीकेशन निकाली है इसमें चाहे बहुत सारे ग्लिचेस हैं और ये हल्के चल रही है। तो सरकार ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और कोविड का प्लेटफॉर्म को जो क्या है अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, तो ये वन साइड न्यूज है। कोविन का प्लेटफॉर्म क्या है, कोविन हमने क्यों निकाला है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है, किस चीज को ट्रैक करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए सर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये भी एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है। ये छोटी सी न्यूज थी साइड में, मैं इसको लेके इसलिए आया, मेरा मोटिव है इसको लाने का कि कल हमने ऐसी दिल्ली के बारे में एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जो है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई मैं उन राशन कार्ड होल्डर्स को, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको जो खाना मिलता है पीडीएस से, जो अनाज मिलता है, मैं डायरेक्ट उनके घर में होम डिलीवरी करवाऊंगा, जिससे कि करप्शन कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो बेचारे जाते हैं शॉप में, क्या होता है, शॉप बंद होती है या शॉप वाला जो बैठता है वहां पर, गवर्नमेंट का जो एजेंट होता है, वो उसे ज्यादा प्राइस में अनाज को मुहैया करवाता है। समझ रहे हैं? तो केजरीवाल ने एक अच्छी इनिशिएटिव जो है निकाली थी। ठीक है, प्रधानमंत्री घर घर योजना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें एक कहा था कि हम लोग अनाज को राशन कार्ड होल्डर्स के घर में जाके पहुंचाएंगे। अच्छा इनिशिएटिव था सर, और उसके लिए 30 ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने केजरीवाल जी से कहा कि आप इसमें स्टे लगाइए, क्योंकि कोई भी मॉनिटरिंग एजेंसी इसके ऊपर नहीं है सर। आप समझिए, अभी 2000 राशन शॉप्स हैं दिल्ली में, अराउंड 2000 राशन शॉप्स हैं जो कि अनाज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों को जिसके पास राशन कार्ड है। आप समझिए, एक दिल्ली जैसे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या कैपिटल में, जहां पर एक गवर्नमेंट 2000 राशन शॉप्स को ट्रेस नहीं कर पाती है या उसको देख नहीं पाती है कि कौन सा एजेंट ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, वहीं पर ही अगर थाउजेंड्स ऑफ लोग, इन मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स अगर लोग जो हैं इन कार्ड होल्डर्स के पास जाएंगे अनाज बांटने के लिए, तो उन पे कौन मॉनिटरिंग एजेंसी हो? तो कहीं ना कहीं करप्शन तो बढ़ जाएगा सर इसमें। ये कहा था किसने? अरविंद केजरीवाल जी को बताया गया था, उन संस्थाओं ने जिनको एक टास्क मिला हुआ था। और अभी क्या है, उसके अपोजिट आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, डिलीवरी ऑफ राशन जो है शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम सर वही है, अगर कोई मॉनिटरिंग एजेंसी इसमें है तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये न्यूज जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। बाकी सर कल इसके बारे में बात की थी सर, सारी सेम न्यूज ही है सर। फार्मर प्रोजेक्ट प्रपोजल टू सस्पेंड लॉस फॉर 18 मंथ्स। देखिए क्या हुआ, रिपब्लिक डे परेड थी, फार्मर्स ने कहा कि हम करेंगे ट्रैक्टर रैली, हम करेंगे रिपब्लिक डे परेड में ट्रैक्टर रैली। ये किसने कहा? ये फार्मर्स ने कहा। अब ट्रैक्टर रैली करिए किस दिन? 26 जैन को, जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक ऑफिशियल सेरेमनी होगी यहाँ पर दिल्ली में। अब वो ऑफिशियल सेरेमनी के पैरेलल में एक फार्मर्स की स्ट्राइक भी चलेगी या उनका आंदोलन चलेगा, तो इससे जो वर्ल्ड की नजरें हैं हम पे, वो क्या सोचेंगे? ये कंट्री जो है अनस्टेबल है भाई,
यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स ये कह सकते हैं वॉल्यूशन हो रहा है, नहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोग खुश नहीं है अपने रूल से। तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज को ये इंटरनेशनल एरिना में जो है मेलाइन करेगा, खराब करेगा। प्लस सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये। तो सुप्रीम कोर्ट में था फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो गेम थी, जो बॉल थी, वो फेंक दी किसके खाने में, पुलिस के खाने में। पुलिस की काउंटर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पुलिस है ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है और पुलिस वाले डिसाइड करेंगे कि इनको करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए। अब बताइए पुलिस जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है दिल्ली की, तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट फाइनल डिसीजन जो है एमएचए का रह गया था। अब क्या किया, फार्मर्स को रोकने के लिए, उनकी डिमांडों को रोकने के लिए, मतलब इंस्टेंट फार्मर्स ने ये कहा है कि जो हम रैली करेंगे दिल्ली में उसका रोड में हम आपको पहले से दे देंगे, उसमें कोई हिंसा नहीं होगी, कोई हथियार हमारे पास नहीं होंगे, इतना उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि फार्मर्स एटलीस्ट राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इसका पालन कर रहे हैं। इस चीज से हमें खुश भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है ना, 26 जनवरी जो डेट चुनी गई है वो ठीक नहीं है। तो फार्मर्स को ये काउंटर करने के लिए सेंटर ने कहा कि हम लोग जो है 18 महीने के लिए जो इन लॉस को जो है स्टे कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। अब सेंटर को लगा कि फार्मर्स की जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिस्कस करेंगी और बोलेंगी ठीक है अभी चलते हैं, और वो जो है सारे आंदोलन को जो है खत्म करेंगी। लेकिन जो फार्मर्स है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि हम इसको सस्पेंड नहीं कर, हम अपने जो ये आंदोलन चल रहा है इसको सस्पेंड नहीं करेंगे, हमें पूरा रिपीट चाहिए लॉस का, प्लस एमएसपी का रिटर्न एश्योरेंस भी चाहिए। समझ गए? आई गेस न्यूज आपको क्लियर हो गई है। ये एक हमारे पास न्यूज है कि केरला गवर्नमेंट की न्यूज है कि केरला का स्पीकर जो है उसको ये लोग रिमूव करना चाहते हैं। वो गोल्ड स्मगलिंग जो मैटर चल रहा था केरला में उसमें ये इन्वॉल्व थे। गोल्ड स्मगलिंग मैटर केरला में चला, कौन इन्वॉल्व था, नन ऑफ आवर बिजनेस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब मेरा भी यही है कि स्पीकर को हम कैसे रिमूव करते हैं। पहले हम 14 डेज का प्रायर नोटिस देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पास करते हैं रेजोल्यूशन, कितने से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, जो कि कितनी होती है 50% ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था। स्पीकर को हम हटाते कैसे हैं लोकसभा के या असेंबली के, 14 डे का प्रायर नोटिस उन्हें सर्व करते हैं हम, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये हमारे तरीके होते हैं। समझ में आया सर आपके, समझ में आया सर आपके? आई गेस आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्पीकर को हटाने का एक तरीका होता है और ये पॉलिटी में आपका दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। समझिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये किस सब्जेक्ट से मैटर कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, ये छोड़ते हैं सर, ये ऐसा कुछ न्यूज नहीं है। अब मिर्जापुर जो हमारे दोस्तों ने मिर्जापुर देखा है, आई गेस बहुत लोगों ने देखा है, इनफैक्ट मैंने भी देखा ही है। तो इस पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने केस कर दिया था। उन्होंने केस क्या किया था, ये आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है बेसिकली, ये एक सिटीजन है कहाँ के, मिर्जापुर के। इन्होंने केस ये किया कि मिर्जापुर ने हमारे शहर की जो कल्चरल इमेज है उसको खराब किया है और सिटी ऑफ गूंज, मतलब गुंडों की सिटी बता दिया है मिर्जापुर को, और वही मिर्जापुर जो है उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल इमेज पूरी की पूरी खराब कर दी है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में डाला था, सुप्रीम कोर्ट में सेंटर से रिप्लाई मांगा है, सेंटर से, अमेजॉन प्राइम वीडियो से और एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से। देखिए, ये मिर्जापुर की बात नहीं है सर, जितनी वेब सीरीज है ना आप देख रहे हैं सर, उससे कंटेंट आप जानते हैं सर। आप बताइए, आज के दिन में एक वेब सीरीज क्या हम किसी बच्चे के साथ में देख सकते हैं? यस और नो? आप बताइए। विदाउट थिंकिंग सर नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाना पड़ेगा सर। और बीच में मैती ने भी कहा था कि आईबी जो है, आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था, सॉरी, कि इसको हमारे जो ये आपका, इसे हम क्या कहते हैं, एक मिनट रखिएगा सर, ओटीटी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर दी टॉप, इसको हम अपने अंडर लाएंगे, रेगुलेशंस लाएंगे।
समझ रहे हैं? ओटीटी ओवर द टॉप, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके बारे में बातें करता है, क्योंकि इनमें जो है कोई रेगुलेशन नहीं होता है। वही समझिए, कोई एक पिक्चर आती है, कोई एक मूवी आ गई मान लीजिए किसी भी एक्टर की, उसको जो है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड साइन करता है, सेंसर से सब चेक करते हैं कि कितने सीन है कितने नहीं है, अगर कोई बैड एडल्ट सीन होता है तो उसको हटाने को बोलते हैं। समझे कितनी प्रोसेस से एक फिल्म को गुजरना पड़ता है। वह जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनमें कोई रेगुलेशन ही नहीं है सर। कितने न्यूड सीन्स दिखाए जाते हैं सर इसमें, और कितना कुछ इसमें होता है सर। समझिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि इस चीज को आप बच्चों के साथ में बैठ के नहीं देख सकते, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब सर कुछ लोगों का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है रिलेटिवली न्यू है, अभी इंडस्ट्री जो है उतनी उगी नहीं है, तो पहले इनको उगने का मौका दीजिए। सर देखिए, व्यूज तो हमेशा पोलराइज्ड होंगे होंगे, बट अभी जो आर ऑफ द नीड है वो है एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। अभी और न्यूज ये थी कि मिर्जापुर में किसी ने एक प्रेडिक्शन डाल दी है कि मिर्जापुर ने जो है सिटी की जो इमेज है उसे पूरा खराब कर दिया है। किसे? मिर्जापुर को, और उसको ऐसा दिखाया गया कि वो सिटी है गुंडों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट अच्छी न्यूज है, ठीक है, न्यूज ऑलमोस्ट खत्म ही हो रही है। हाँ ये लास्ट न्यूज ही है और बहुत ही अच्छी न्यूज है, मुझे बड़ी अच्छी लगी सर ये न्यूज पर्सनली स्पीकिंग, और ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है बहुत न्यूज। एक मिनट दीजिएगा। केरला ने क्या किया है, केरला हाई कोर्ट ने 7 माइनर लड़कियां जो है उनको कहा है कि ठीक है अपनी प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट कर दो। ये किसने कहा है? केरला हाई कोर्ट ने कहा है। पहले न्यूज की बात कर लेते हैं सर, फिर लॉ में आ जाएंगे। चलिए पहले लॉ की बात करते हैं सर, न्यूज को हम बाद में रिलेट करेंगे उससे। ठीक है, अब बताइए हमारी कंट्री में इसके लिए लॉ क्या है। चलिए यहां पढ़ते हैं सर। रिसेंटली कैबिनेट ने क्या किया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल पास किया है 2020। बिल ने क्या किया है, 20 से 24 वीक कर दिया है। किस लिए? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 20 से 24 वीक कर दिया है। वुमेन के लिए इजी कर दिया है कि अगर उनके पास अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब 24 से 24 वीक तक कर दिया है। पहला तो ये है सर। इस बिल ने जो अमेंड किया है, क्या किया है, एमटीपी 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को इसने अमेंड किया है। क्या क्या चीज अमेंड की है सर? पहला क्या था ना, द बिल प्रपोजेस, जो नया बिल उसने क्या कहा है, उसने कहा है अगर 20 वीक तक, अगर क्या है मैं लिख देता हूं, अगर 20 वीक तक है तो एक प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल एक्सपर्ट जो है अप्रूव कर सकता है, और 24 वीक तक है तो हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। यहां देखिए, मैं यहां पढ़ लेता हूं सर, यहां लिखा हुआ है अप टू 20 वीक्स है तो हमें ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और अगर 24 वीक्स है तो हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है ना, स्पेशल, इट ऑल्सो एनहेंस द गेस्टेशन लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन विच इंक्लूड्स सर्वाइवर ऑफ रेप विक्टिम्स, इनसे चीज छोड़ते हैं सर भाई। ठीक है, और बाकी जो उनकी आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी, उस प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड शैल नॉट बी रिवील्ड। ठीक है, चलिए तो क्या किया है, इसने कहा अगर 20 वीक्स की होगी तो मेडिकल, एक बंदे के एडवाइस चाहिए, वो बंदा कौन होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा रजिस्टर्ड, और 20 से 24 वीक की होगी तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए होगी। अल्टीमेटली इस बिल में क्या हुआ है, 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी को, पहले 20 वीक्स थी फिर 24 वीक कर दी। चलिए अब इससे एक और चीज सुनिए, इससे क्या हुआ है, अब इंपॉर्टेंट क्या है ना, फर्दरमोर द अमेंडमेंट कैटेगराइज ओनली दोज प्रेगनेंसीज रिजल्ट फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एज लेजिटिमेट क्लेमेंट्स फॉर अबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स। मतलब 20 से 24 वीक की जो प्रेगनेंसी को हमने बढ़ाया है, उसका जो, वो किस किस के बढ़ाया है, कोई लेडी है जो सेक्सुअल वायलेंस से गुजरी है, ठीक है, उनके लिए बढ़ाया है। अब इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, विक्टिमहुड हो गया। ठीक है, दिस ऑल्सो सेट द गेस्टेशन लिमिट फॉर देम एट 24 वीक्स, कंपेलिंग अ पर्सन टू कैरी अ प्रेगनेंसी टर्म इज अ वायलेशन ऑफ हिज राइट टू लाइफ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर क्या है, बेसिकली मैं अब इस न्यूज को शॉर्ट आउट कर दूंगा पूरी एक बार में। ठीक है, अभी क्या किया केरला हाई कोर्ट ने,
केरला हाई कोर्ट ने ये किया है, इसने 7 माइनर को क्या किया है, अलाउ किया है अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए। अब वो 7 की एक जो है, एक 2 विक्टिम थी 14 साल की, बताइए बच्ची है सर, उनके साथ रेप हुआ है, बच्ची है, और रेप कब हुआ है, जब ये लॉकडाउन था, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट कब हुआ, जब लॉकडाउन था। तो 2 बच्चियां हैं 14 साल की, ठीक है, और 16 साल की, उनकी 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो गई है, वाइल एक 13 साल की बच्ची और है, उसकी 21 वीक प्रेगनेंसी हो गई है, एंड उनका केस जो है कोर्ट के बीच पीछे आया। अब क्या है ना, द केरला हाई कोर्ट क्लियर्ड द petitions moved by the mother of the victim as judicial permission was required for initiating medical termination of pregnancy in case of advanced stage of pregnancy। वही कहा मैंने, अगर 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को हमें अबॉर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी उसको इनिशिएट करने के लिए। अब देखिए, अब आप ये लाइन पढ़ लीजिए, बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब ये लाइन जो है आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा सर। ओनली दोज प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एज लेजिटिमेट क्लेमेंट्स टू अबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स। हो गया सर हलवा, बट इसमें हमें कोर्ट की जो है राय लेनी पड़ेगी। समझ गए सर आप लोग? आई होप समझ गए होंगे सर। आखिरी, और हाँ एक बात सर, अगर आप समझते हैं तो एक बात समझिएगा, मेडिकल कुछ बिल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। पहला बिल जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहाँ इस केस में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 या आप अमेंडमेंट कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा सर, क्योंकि ये जो है सोशल इश्यूज है सर, ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए सर इसको, क्योंकि ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपके बिहेवियर में भी चेंज लाएगा और आपकी जो पीड़ित महिलाओं को देखने की प्रवृत्ति जो है वो भी चेंज होगी सर, ठीक है। तो आप पढ़िए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है, अमेंडमेंट 2020। चलिए सर, अब ये आखिरी न्यूज है सर, लास्ट न्यूज फॉर द डे जो हमारे पास है। देखते हैं सर हमें कितना समय हो गया न्यूज लेते लेते, 1 घंटे से ऊपर हो गया है सर। जो आखिरी न्यूज सर ये है, इंडिया टू क्लियर वैक्सीन एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील। ब्राजील ने सर, इसकी स्टोरी है, ब्राजील ने इंडिया से वैक्सीन मांगी थी लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। अब क्या हुआ है, ब्राजील ने जो है जल्दीबाजी में सीनोवैक जो चाइना की वैक्सीन है उसे दे दिया है यूज का फरमान कि ठीक है हम यूज करेंगे, और इन्होंने पहला फेज जो है वो रोल आउट भी कर दिया है। समझिए, बोल्सोनारो साहब को इतनी जल्दी थी, इतने लोग वहां कोरोना से मर चुके हैं या इतने लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं कि उन्होंने इमरजेंसी यूज में सिनोवैक को अलाउ कर दिया है। और कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि मैं चाइना की सिनोवैक को अलाउ नहीं करूंगा। समझ रहे हैं, हाइपोक्रेसी। चलिए जो भी है, अभी इन्होंने सिनोवैक को जो है वो दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है प्लस, लेकिन फिर इंडिया ने भी बाद में कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है और हम जो है अपनी मेडिसिन को वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। और जो है सिंगापुर उसके लिए एक स्पेशल प्लेन भेज रहा है इंडिया। तो अभी जो है, लेकिन सिंगापुर ने इंडिया को डिनाई नहीं किया है, उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी वैक्सीन को लेने के लिए प्लेन भेज रहे हैं। सिंगापुर ने सिंगापुर कह रहा हूं, ब्राजील ने पहले से ही वैक्सीन की डिमांड इंडिया से की थी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण वैक्सीन हम उनको नहीं बेच पाए। लेकिन ब्राजील को वैक्सीन की बहुत जरूरत में रिक्वायरमेंट थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने जो है सिनोवैक को, जिसको उन्होंने यूज करने के लिए पहले मना किया था, उसको यूज किया और एकदम फर्स्ट फेज में बांट दिया है। ठीक है, चलिए यही हमारी न्यूज थी। ठीक है, इसके अलावा कल हमने न्यूज पढ़ी थी सर, सबसे पहले हमने किसे दी वैक्सीन, भूटान को दी वेडनेसडे को, और वेडनेसडे की शाम को किसे दी हमने, माले को दी। ठीक है, थर्सडे को वैक्सीन हमारी कहां पहुंची, नेपाल में पहुंची, और कहां पहुंची, बांग्लादेश पहुंची। अभी तक अप्रोक्सीमेटली भूटान को हमने अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख डोजेस दी हैं, मालदीव को हमने मेरे ख्याल से 1 लाख दी है। ठीक है, यहाँ दी है नेपाल को 1 मिलियन, इसे दी है 2 मिलियन। ये सब जो है सर ग्रांट है। तो समझ रहे हैं, एटलीस्ट इंडिया साउथ एशिया में अपनी लीडरशिप को कायम कर रहा है, और ये सब जो है ग्रांट के तौर पे हमने दी है। बांग्लादेश, माले, नेपाल और भूटान, माले, नेपाल, बांग्लादेश, और फर्दर अभी हम देने वाले हैं अफगानिस्तान को, और कुछ और कंट्रीज हमारे साउथ एशिया में जिनके साथ हमारे ऑलरेडी पैक्ट जो है लिंक्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये खबर भी 3 दिन से कैरी फॉरवर्ड है। अभी इससे इतना पता इस खबर में इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील ने अभी जो है सिनोवैक को जो है
अप्रूवल दे दिया है, जिसको उन्होंने पहले यूज करने के लिए मना किया था, क्योंकि वहां ऑलरेडी 1,50,000 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है, किससे, कोरोना वायरस से। ठीक है, चलिए सर, तो सर दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा सर। ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ाया है सर। ठीक है, तो आपको सेशन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एंड आई होप मुझे एक्चुअली कहीं जाना था आज, तो उसी के चक्कर में सेशन थोड़ा तेज रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि खबरें नहीं छूटनी चाहिए, और आप एटलीस्ट हमने मोस्ट प्रॉब्ली सारी खबरें जो है कवर की है, एक आध खबर जो छूटी है, ठीक है, वो हम कल के पेपर में जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सर गुड बाय एंड गुड नाइट सर। फाइन।